नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों, विश्लेषण और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 3 बड़ी खबरों पर जिनकी विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की, जिनके बीच आधिकारिक रूप से युद्ध नहीं छिड़ा है, लेकिन किसी भी मायने में यह किसी युद्ध से कम नहीं है। अमेरिका और ईरान का तनाव अब पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है और ईरान ने इसे आगे बढ़ाते हुए धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला नहीं रोका तो वो जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां नागरिक ठिकानों पर भी हमला करेगा। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां बलूचिस्तान में एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है। इस हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले भी ग्वादर में पाकिस्तानी सेना पर बीएलए कहर बरपा चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के पैर अब पूरी तरह से उखड़ चुके हैं? इसके अलावा बात अंतरिक्ष में भारत की ऊंची छलांग की भी करेंगे। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने आज भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया है। ये परीक्षण पहले ही प्रयास में सफल रहा है और यह सफलता क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले बात ईरान की। अमेरिका ने ईरान पर अपने हमलों को विस्तार देते हुए नागरिक ठिकानों, पुलों और बिजली संयंत्र को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान युद्ध में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जहां से युद्ध और भी ज्यादा उग्र हो सकता है, भड़क सकता है। अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान पर हमले और तेज होंगे, तो ईरान ने भी साफ किया है कि जिन देशों में अमेरिकी बेस है वहां के महत्वपूर्ण नागरिक ठिकाने अब उसके निशाने पर हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या दक्षिण एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल और यह चिंता अब सता रही है। तो एक तरीके से ईरान पर भीषण प्रहार की जो बात अमेरिका कहता आया है, वहां पर ईरान भी यह कह रहा है कि हम भी ना तो पीछे हटेंगे ना शांत रहेंगे। ईरान पर अमेरिका का हमला 7वें दिन भी जारी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का दायरा बढ़ा दिया। ईरान के बुनियादी ढांचों पर अमेरिका का यह हमला हुआ है। पुलों और बिजली के संयंत्रों को तबाह किया गया। अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी और ज्यादा कड़ी कर दी और ईरान के कई जहाजों को वापस भेजा गया। ईरान ने भी बहरीन और कतर पर हमले किए और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने मिसाइल्स भी दागी हैं। तो एक तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों देशों के बीच की जो स्थिति है वो और ज्यादा उग्र होती जा रही है। और ट्रंप ने यहां पर साफ कहा है कि ईरान ने सीज फायर की शर्तों को तोड़ा है, इसलिए हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। I gave them a chance. I wanted to give them a chance at making a deal. You know, we had a deal 2 days ago. It was done. And then all of a sudden, they couldn't do it. They didn't like something about the deal. They couldn't do it. And they shot first. And that was a big mistake that they shot first, because we have been knocking the hell out of them. They're very difficult people. 47 years we put up with it. With the Soleimani, with the bomb, they call it the roadside bomb. Most people call it the roadside bomb. It's a disaster. And I killed him in my first administration. Had I not, it might be a different story today. He was a mad genius. He was a mad, probably a madman, but he was a general, and he had total control over the country. And I actually think the leaders of Iran were afraid of Soleimani. But I killed him. And तो अब ये समझना भी जरूरी है। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले तो सीज फायर था और उसके बाद में ऐसा क्या कुछ हुआ। तो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जो फिर से ये जो विवाद है इतना ज्यादा उग्र क्यों हो गया। विवाद के जो बड़े कारण है वो क्या है? आप समझिए कि अंतरिम समझौते का टूटना, मतलब एक तरीके से जो अंतरिम समझौते पर सहमति बनी थी वो टूट गया। उसके बाद समुद्री मार्गों पर हमला,
दोनों देश जब एक दूसरे के समुद्री मार्गों पर, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार हमला कर रहे हैं, ईरान अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है, तो ये बड़ी वजह है अमेरिका का जवाबी एक्शन। अमेरिका कह रहा है कि पहला जो हमला था वो ईरान ने किया था, हमने उसका जवाब दिया है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला अमेरिका ने अब जो हमला किया है वो ईरान के सीधे बुनियादी ढांचों पर किया है। ईरान की आर्थिक नाकेबंदी जो अमेरिका ने की है, ये भी एक बड़ा कारण है कि फिर से ये जो युद्ध है और ज्यादा उग्र हो रहा है। अमेरिकी सेना की विदाई की मांग लगातार ईरान कह रहा है कि उसके ठिकानों से, उसके स्वामित्व वाले ठिकानों से अमेरिकी सेना जो है वो पीछे हटे। समुद्री रास्तों पर नियंत्रण की कोशिश, अमेरिका पूरी तरीके से समुद्री रास्तों पर अपना आधिपत्य, अपने नियंत्रण की कोशिश कर रहा है, जिसका सीधा सीधा ईरान विरोध लगातार करता आ रहा है। तो ये तमाम सारे ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से जो युद्ध है ये एक बार फिर से विवाद और ज्यादा गहरा गया। और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने बयान जारी कर कहा है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी बेस जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। अमेरिका के नागरिक लक्ष्यों को निशाना बनाने के बाद ईरान ने धमकी दी है कि हम अमेरिकी बेस को जगह देने वाले देशों में पूरी ताकत से हमला करेंगे। جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان तो इब्राहिम जुल्फकारी जो ईरानी सेना के प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि अब जो हमले होंगे वो पहले से और ज्यादा भीषण, गंभीर और घातक होंगे। मतलब इस युद्ध का और ज्यादा भीषण होना ये भी दोनों देश अब की प्रतिक्रियाओं से यही लग रहा है। और ईरान की इस धमकी के बाद पूरे दक्षिण एशिया में तनाव है। हम आपको बताते हैं कि ईरान के निशाने पर ऐसे कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं, क्योंकि अब जब धमकी की बात आ रही है तो दोनों ही देश आमने सामने हैं। तो किन बंदरगाहों पर खतरा है वो आपको बताते हैं। देखिए, शुआइबा पोर्ट कुवैत का ये जो है ये इस पर सीधा सीधा खतरा ईरान का, यहाँ पर हमला कर सकता है ईरान। इसके अलावा जो बड़े लक्ष्य हो सकते हैं उनमें मीना सलमान पोर्ट बहरीन का, उसके बाद में कतर का ये हमाद पोर्ट और जेबेल अली पोर्ट ये यूएई का जेबेल अली पोर्ट और किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट सऊदी अरब का। ये मैप के जरिए आप जरा समझिए कि ये तमाम सारे ऐसे बेस हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब, इनके जो बंदरगाह हैं ये ईरान के जद में हो सकते हैं, ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब हमारे जो हमले हैं वो और ज़्यादा भीषण होंगे और ज़्यादा गंभीर होंगे। उनमें शुआइबा पोर्ट और जो तमाम सारे कतर के, तो यूएई के पोर्ट जो हैं ये सभी ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। और उस स्थिति में अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी पीछे तो हटे नहीं हैं, हमने ईरान के हमले के तौर पर प्रतिक्रिया दी है। तो ये एक तरीके से जो युद्ध है और ये जो विवाद है वो अब और ज्यादा तेज और भीषण होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इन सबके बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर हमला किया है, इसीलिए उसे अब नतीजे भुगतने होंगे। Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के तटीय इलाके बंदर खमीर पर भीषण एयर स्ट्राइक्स की हैं। इस हमले में बंदर खमीर क्षेत्र को जोड़ने वाले 5 महत्वपूर्ण पुलों
और एक रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। इन अमेरिकी हमलों में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। इस हमले में पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने ईरान के एक प्रमुख एयरपोर्ट पर भी बमबारी की है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका के इस बड़े हमले से बौखलाए ईरान ने भी फौरन पलटवार किया, जिससे इस युद्ध की आग अब दूसरे देशों तक फैल गई है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगियों को सबक सिखाने के लिए पड़ोसी देश कुवैत पर मिसाइल दागी हैं। ईरान के जवाबी हमले में कुवैत का एक बड़ा पावर ग्रिड और पानी को साफ करने वाला डिसैलिनेशन प्लांट बुरी तरह से तबाह हो गया, जिससे वहां बिजली और पानी, पीने के पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां ईरान ने पूरे क्षेत्र को तबाह करने की धमकी दी, तो वहीं अमेरिका ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर उसकी कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। तो अमेरिकी हमले में जो पुल तबाह हुए और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीषण युद्ध को बयां करती हुई तस्वीर है और अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब एक फुल स्केल युद्ध में बदलने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी नौसेना की 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के जाबाज कमांडोज ओमान की खाड़ी में एक बड़े ऑयल टैंकर वैन याओ पर आसमान से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए धावा बोलते नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ सख्त समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है और इसी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस विशाल टैंकर को अमेरिकी मरीन ने समंदर के बीचों बीच घेर लिया और उस पर चढ़कर उसकी सघन जांच की। अमेरिका ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य और उसके आसपास का पूरा समुद्री इलाका व्यापारिक जहाजों के लिए खुला तो है, लेकिन अगर किसी ने भी ईरान की मदद करने या नाकेबंदी तोड़ने की हिमाकत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी सेना ने बताया है कि वो अब तक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे 3 जहाजों का रास्ता मोड़ चुके हैं, जबकि बात ना मानने वाले एक जहाज को पूरी तरह से बेकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध रोकने के लिए हुआ अंतरिम समझौता इसी महीने की 7 तारीख को उस वक्त पूरी तरह टूट गया जब ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में कई जहाजों पर मिसाइल हमले किए और जवाब में अमेरिका ने ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक्स की। अमेरिका की इस नाकेबंदी से बौखलाए ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर उसकी घेराबंदी बंद नहीं हुई तो वो इस पूरे क्षेत्र के सभी बुनियादी ढांचों, तेल के कुओं और अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा। और वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पत्रकारों को बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत असरदार रहा है, क्योंकि हम जो चाहते थे वही हमने पाया है। I can tell you the President, Vice President are on the exact same page about where we are right now in this conflict. And the fact that you do see elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal, and then other elements who are not so maybe willing to make a deal, shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals. और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेशन टू नेशन। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना?
कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और अब बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना के लिए यमदूत का रूप धारण किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक जख्म दिया है। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के एक बड़े काफिले पर घात लगाकर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि इस सुनियोजित और तीव्र ऑपरेशन में 45 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि दर्जनों सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीएलए के मुताबिक उनके फतह स्क्वाड ने मस्तूम के खड़कूचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही बसों के काफिले को निशाना बनाया। हमला इतना जोरदार था कि घटना के बाद मौके पर पहुंची सैन्य टुकड़ियों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। तो बीएलए का ये एक बड़ा हमला, और आपको बता दें कि मस्तूम जिले में सैन्य काफिले पर यह हमला हुआ। बीएलए ने 45 सैनिकों को मारने का दावा किया है। फतह स्क्वाड ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है और पाकिस्तानी अधिकारियों ने सैन्य काफिले पर हमले की पुष्टि की है। ग्वादर में भी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के शिविर पर हमला हुआ था। हमले में 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। तो मतलब एक तरीके से बीएलए जो है वो कहर बनकर पाकिस्तानी सेना पर यहां पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि बीएलए ने कब कब हमला किया है पाकिस्तानी सेना पर। 16 जुलाई, आपको बता दें कि 16 जुलाई को मस्तूंग जिले में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर बीएलए ने हमला किया। बीएलए ने 45 सैनिकों को मारने का दावा किया इसमें। इसके बाद 31 जनवरी 2026 को ऑपरेशन हैरोफ 2.0 में कई शहरों पर हमला किया बीएलए की तरफ से किया गया। 310 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का इसमें दावा किया गया। 1 फरवरी 2025 को बलूचिस्तान के कलात में हमले में 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है। 214 बंधकों को मारने का दावा यहां पर बीएलए ने किया। और 16 मार्च 2025 को पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला होता है और इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की जो खबर है वो सामने आती है। 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान के कई शहरों में हमले होते हैं। 14 सैनिक मारे गए। 7 अक्टूबर 2024 को कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी काफिले के पास धमाका होता है। 2 चीनी कर्मचारियों की मौत हो जाती है। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती विस्फोट में 16 सुरक्षा कर्मियों सहित 26 लोगों की मौत हो जाती है। मतलब ये देखिए, लगातार ये जो सिलसिला है पिछले लंबे समय से जारी है। 17 नवंबर 2024 को कलात के जोहान इलाके में एक चेक पोस्ट पर हमला कर 7 सैनिकों को मार दिया जाता है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये जो हमलों का सिलसिला है बीएलए की तरफ से, ये बहुत लंबा है, बहुत पहले से लगातार जारी है। और बीएलए जो है इससे पहले भी कई बड़े हमले कर चुकी है। ऐसा ही ऑपरेशन हीरोफ, जिसमें उसने पूरे बलूचिस्तान में हमले किए थे। ऑपरेशन हीरोफ फेज 2 के तहत करारा हमला जो है वो किया गया था। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान का दावा इसमें किया गया। क्वेटा, नोशकी, खारन, दलबंदिन, ग्वादर, तुर्बत, टैम, कलात, मस्तूंग, खुजदार और अन्य इलाके जो थे वो इस हमले की जद में रहे। बीएलए का 200 सुरक्षा कर्मियों को मारने का ये दावा था और सेना ने 216 विद्रोहियों को मारने का भी इसके साथ में दावा किया। तो बलूचिस्तान में एक तरीके से बगावत का तूफान इसे हम कह सकते हैं। और ये बीएलए का बदला भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तानी सेना ने खुद माना था कि कई हमलों में उनके 42 जवान मारे जा चुके हैं और अब इन हमलों के बाद उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। 2 ऑपरेशन ऐसे हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहां पर 6 और दालबंदीन में जहां पे 8, ये दोनों फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान
तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए। आज का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। अब तक अंतरिक्ष के मैदान में सिर्फ इसरो का परचम लहराता था, लेकिन आज भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा से अपने पहले कमर्शियल और पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट विक्रम-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान ही नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्पेस मार्केट में भारत के एक नए और शक्तिशाली युग की शुरुआत है। विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह शानदार उड़ान भरी और सीधे लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में जाकर उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। तो एक तरीके से भारत ने ये इतिहास रच दिया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया। पहले ही प्रयास में यह सफल रहा विक्रम-1 का लॉन्च, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसका सफल लॉन्च किया गया। विक्रम-1 पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंचा। विक्रम-1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल दिया गया है। 2022 में विक्रम-S सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो भारत की ये बड़ी उपलब्धि हम इसे कह सकते हैं। और आपको बता दें कि इस मौके पर इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन के गोयनका ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो सुनिए। I am privileged to formally announce that the first ever Indian private sector launch has been successfully completed. Not only did Vikram-1 meet its mission objective, which was simply to clear the tower, it went all the way up to 453-kilometer orbit, successfully completed all the tasks, and something that is way beyond expectation for the very first orbital launch ever taken. और भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो विक्रम-1 का सफल लॉन्च वाकई में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब आपको बताते हैं कि स्पेस सेक्टर को इससे क्या फायदा होगा। दरअसल ये जो लॉन्चिंग है, ये लॉन्चिंग प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लॉन्चिंग से निजी क्षेत्र के लिए अवसर खुले और अब प्राइवेट कंपनीज भी इसमें हिस्सेदार होंगी।
विदेशी सैटेलाइट कंपनीज को भरोसेमंद विकल्प मिलेंगे और इससे देश की स्पेस इकोनॉमी मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मिशन आगमन, ये ऊंची छलांग हम इसे कह सकते हैं। और इस मिशन की सबसे भावुक और गर्व करने वाली बात यह है कि इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में 18 कैरेट सोने से बनी भारतीय विज्ञान के पिताओं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई और सर सीवी रमन की नक्काशीदार मूर्तियां भी भेजी गई हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास संदेश भी अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंच गया है। स्काई रूट की इस ऐतिहासिक सफलता ने साबित कर दिया कि भारत के युवा और प्राइवेट सेक्टर्स अब एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी वैश्विक कंपनीज को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिहाज से। और स्काई रूट एरोस्पेस के लिए यह दिन कितना खास है, इसे फाउंडर पवन कुमार चंदना ने पूरी दुनिया को बताया। तो आप ये समझिए कि ये जो मिशन था भारत का, भारत की इस स्वर्णिम उपलब्धि की जो हमारी सफलता है, उस पर पूरी दुनिया जो है वो मतलब बहुत ही आकर्षण के साथ में वो भारत की सराहना कर रही है। और अब आपको सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। It's so heartening to hear the Honorable Prime Minister talk so highly about Skyroot, so highly about India's youth. I think this is a historic moment, not just for Skyroot, for India, and also entire global space sector. In the first attempt reaching orbit, I never thought it was possible, and Skyroot team made it possible. Big shout out to this phenomenal team which made it happen. And in fact, this launch was nothing short of a suspense movie. We all experienced the highs, and never have we seen such suspense. And I think it's all worth it at the end. And I think really happy today, and that we have achieved something very rare, very unique. It shows the potential of India's talent. तो पहले ही प्रयास में विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका उत्सव आज भारत भी मना रहा है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।